नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम फिर से जो हमारी सामान्य हिंदी है, जो हमारी आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी है, उसका हम यूनिट नंबर 3 करेंगे आज। ये गलती से 4 हो रहा है, 3 करेंगे आज उसकी यूनिट नंबर 3। जो हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था, जिसमें हमारी थी वर्णमाला, उस वर्णमाला को हमने पूरी तरीके से कवर कर दिया है। और जो आपका जो कोई यूनिट नंबर जो 2 है आपकी, जो यूनिट नंबर 2 है आपकी, वो वर्तनी की है। लेकिन ये ध्यान रखना कि उस वर्तनी में मैं आपको वर्तनी आपको जब पढ़ाऊंगा, जब आपको वो कैप कराऊंगा, जब शब्दावली कराऊंगा सारी, जैसे आपका विलोम शब्द मुहावरे वगैरह उनके साथ कराऊंगा सबको। इसलिए आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम जो हमारी शब्दावली होगी उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए हमारी यूनिट नंबर ये 3 होगी आज। ठीक है। जो दो यूनिट नंबर 3 होगी, वो 2 हमने पीछे बीच में छोड़ दिए, उसे मैं जब इसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, जब पूरी इसको करा दूंगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी संधि से। और संधि क्या होती है, किस तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है, तो ये सब आज आपको जानने को मिलेगा। और आज ही हम प्रयास करेंगे कि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज ही खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी संधि से। तो देखो, संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव को भी जुड़ाव भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम योग भी कह सकते हैं। ठीक। इसको हम विकार भी कह सकते हैं, और इसको हम परिवर्तन भी कह सकते हैं। इस तरीके से संधि का मतलब ही जुड़ाव होता है, संधि का मतलब ही योग होता है, संधि का मतलब ही विकार होता है, या संधि का मतलब ही आपका परिवर्तन से होता है। अर्थात मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो, हम संधि करते कहाँ हैं। संधि होती है हमारी अ, आपकी वर्णों के बीच में। जो वर्णों के बीच में संधि होगी, हम जो वर्णों के बीच में होती है उसे ही संधि कहते हैं। हालांकि संधि देखो युद्ध क्षेत्रों में भी होती थी, वहां भी एक संधि होती है, लेकिन यहाँ यहाँ जो संधि होगी वो केवल और केवल हिंदी के अंतर्गत वो वर्णों की संधि होगी आपकी। अब कैसे, वर्ण कैसे मिलेंगे, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। जैसे ये कहता है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखो, अर्थात इसका मतलब ये था कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। जहां पर दो निकटवर्ती मेल मिले, जहां पर दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा, उसी को ही हम संधि की संज्ञा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं धर्मार्थ, धर्मार्थ। तो धर्मार्थ में यदि देखें तो धर्मार्थ का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि होती है जोड़ना और विच्छेद होता है तोड़ना। तो वही यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे हम देखेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो धर्म धन अर्थ, ऐसी जगह से तोड़ेंगे शब्द को जहां दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलते हों। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, धर्म, और ये हो जाएगा आपका अर्थ। तो ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद, जबकि इन दोनों को मिलाकर क्या बना, एक धर्मार्थ। तो ये हुई संधि और ये होगा आज का विच्छेद। तो संधि विच्छेद इस तरह से कहते हैं इसको। देखो, ध्यान रखना है कि आपने जो चैप्टर पीछे यूनिट नंबर 1 पढ़ी है वर्णमाला, यदि आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर भी आप उसके आंसर यहाँ अच्छे से आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखो, कोई भी आपका व्यंजन कंप्लीट नहीं होता बिना स्वर के। जैसे आप, मैं आपसे कह दूं कि क है, तो क में जो छुपा हुआ है वो ए भी छुपा हुआ है। यदि इसका स्वर निकालना होगा तो क के नीचे आप क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। तो ये प्योर व्यंजन ये कहलाएगा आपका, ना कि ये प्योर व्यंजन है। क्योंकि ये जो है ये मिश्रित व्यंजन है। इसमें जो मिश्रित मिश्रण किसका है, वो व्यंजन का भी है और स्वर का भी मिश्रण है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। और जैसे जो मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बताए थे, 25 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उनका पूरा रोल रहेगा व्यंजन संधि में। वो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से व्यंजन संधि होती है हमारी। अब देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ का जब संधि विच्छेद करोगे तो वो हो जाएगा धर्म धन अर्थ। तो धर्म का भी अर्थ निकलता है और अर्थ तो अर्थ है ही है। उसी तरीके से अद्यावधि, तो अद्यावधि का मतलब अद्यवधि, तो अद्य बुद्धि बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो, इसमें किस किस का मेल हुआ, ये में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ क्या है, यहाँ भी ए है। तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, ये आ बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो इस तरह से आ जो बनेगा ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। उसी तरीके से आप कुशासन देखो, कुश और आसन, तो इसे तोड़ो। कुश और आसन, कुश में से में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ क्या है, इसका भी पहला वर्ण ले लो। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ले लो, दोनों को उठा लो यहाँ से। तो इन दोनों के मिलने से, ए और आ मिलने से जो बनता है वो बनता है हमारा आ।
तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कुशासन। ऐसे आप यहाँ पर देखें उत्तमांग, तो उत्तमांग का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ऐसे तोड़ेंगे जिनका दोनों का अर्थ निकलता हो, जैसे उत्तम धन अंग, तो उत्तम धन अंग। तो यहाँ पर जब उत्तम धन अंग से तोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा, मैं में से क्या निकलेगा, ए, और ए यहाँ पर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमांग। उस तरीके से ए और ए मिलकर जो बनाते हैं वो हमारा आ बन। जैसे धनार्थी, अब इसे कैसे तोड़ेंगे, धन धन अर्थी, जैसे धन और धन अर्थी, जैसे न में क्या छुपा हुआ है, ए, उसी तरीके से ए में आपका छुपा हुआ, अर्थी में छुपा हुआ है ए, तो ए प्लस ए मिलकर ही आपका आ बना देते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आल्य बोलेंगे इसको, तो जैसे पुस्तक धन आल्य, इसको यहाँ लिख सकते हैं आल्य। तो इस तरीके से कै में ए छुपा हुआ है और ए यहाँ पर है ही है, तो ए प्लस आ मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, आपके आल्य का या आ का निर्माण करते हैं। तो ये सबके सब जो उदाहरण आप देख रहे हैं ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अब देखते हैं, देखो ये तो हमारी एक संधि हो गई मोटे तौर पर कि हम संधि किस तरीके से करते हैं। संधि होती क्या है, तो संधि जो होती है, एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं इसका, कि वर्णों के मेल से ही दो समीपवर्ती, ऐसा नहीं होगा कि जो दो वर्ण होंगे उनका मेल हो जाए, नहीं, दो समीपवर्ती वर्णों का ही मेल होगा, और जहां पर समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को ही हम संधि कहेंगे। तो देखते हैं अब आगे संधि के भेद। तो देखो संधि के भेद कितने होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं, या हम कहते हैं कि संधि के प्रकार बताओ, तो आप ये कहेंगे जी संधि के तीन प्रकार होते हैं केवल। एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कैसे होगी, देखो यहाँ पर स्वरों का मेल होगा, अर्थात दो स्वरों का मेल होगा, यहाँ पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगी मोटे तौर पर। और यहाँ पर क्या देखेंगे व्यंजन संधि में, जहां पर या तो व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाए तो भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, और यदि व्यंजन प्लस स्वर मिल जाए तो भी आपकी व्यंजन संधि ही कहलाएगी। दोनों ही कंडीशनों पर जो बनेगी आपकी वो व्यंजन संधि ही बनेगी। अर्थात दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे भी व्यंजन संधि ही कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि कहलाएगी, लेकिन स्वर में केवल स्वर के बाद कोई स्वर ही आएगा तभी आपकी स्वर संधि बनेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि जो होती है वो ये जो टू डॉट वाली होती है ये, जैसे मैं आपसे कह दूं दुख, तो दुख में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जैसे अब मैं आपसे कह दूं निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि होगी, जैसे इसे हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे निर्धन, इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से निर्धन भी आपका इस तरीके से होगा। तो विसर्ग को भी देखेंगे वन बाई वन, व्यंजन को भी देखेंगे। अब स्वर को देख लेते हैं पहले। तो स्वर संधि जो होती है वो किसका उदाहरण है, या हम कहते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो वो स्वर संधि के भेद होते हैं पांच। पांच स्वर संधि के भेद होते हैं, जैसे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि होगी, उसी के तरीके से गुण स्वर संधि होगी, फिर गुण के बाद में वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि के बाद में वो यण संधि होगी, और यण संधि के बाद में वो बनेगी अयादि संधि। कैसे, देखो क्रम भी आपको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या बनाना है, एक ऐसा मेथड तैयार करना है ताकि हम संधि को देखते ही ये बता दें कि हाँ इसमें कौन सी संधि लगी हुई है या कौन सी संधि है। और इसके लिए मैं आपको एंड में एक फास्ट रिवीजन ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप मात्र 5 मिनट में पूरी स्वर संधि का रिवीजन कर सकते हैं। ये कब होता है, ये होता है जब आप एग्जाम के बाहर खड़े होते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होंगे और वहां पर ये लगेगा कि यार थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें, तो वहां पर आप फटाक से रिवीजन कर सकते हैं इसका। लेकिन इस फास्ट रिवीजन को करने के लिए आपको संधि को डिटेल से समझना होगा। और यदि आप ये सोचें कि जी हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही देख लें फास्ट रिवीजन, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो समझ में नहीं आने का। वो केवल उन्हीं की समझ में आएगा जो संधि को पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, जो मैं आपको यहाँ पर अब पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले स्वर संधि को पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ, और फिर बताऊंगा कि इसका फास्ट रिवीजन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखो, देखो पहले क्या आएगा, दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा कोई, यदि कोई वस्तु दीर्घ हो जाती है तो उसके अंदर आ जाते हैं गुण। जब वो गुण कर लेंगे, जब उसकी किसी वस्तु के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं, या किसी शब्द के अंदर गुण आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, फिर वृद्धि करता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, दीर्घ, दीर्घ हुई तो उसमें गुण आ गए, और गुण आ गए तो उसने वृद्धि कर दी, और वृद्धि कर दी तो क्या हुआ, वो यण बन गई फिर, और यण बनते ही वो एकदम अयादि की तरफ भागेगी। तो इस तरीके से इनका क्रम भी बनेगा। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है।
तो स्वर संधि के हमने देखा कि स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। पीछे मैंने आपको बताया कि दो स्वर संधि के मेल से विकार उत्पन्न होगा तो स्वर संधि कहलाएगी। अब देखो जो स्वर संधि यहाँ हम देखते हैं, जैसे स्वर संधि का कोई वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप देखते हैं परीक्षार्थी, तो इसको जो तोड़ेंगे आप, वो तोड़ेंगे परीक्षा धन अर्थी पर। तो ये भी आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण होगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, आ, ये आ ले लो यहाँ का, और इसका पहला वर्ड ले लो ए। आ धन ए मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, आ का निर्माण। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संधि है, स्वर संधि होगी। और स्वर संधि के अंदर भी चले जाएं तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, फिर दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार से परीक्षा धन अर्थी में क्या होगा, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी, पुस्तकालय में भी स्वर संधि होगी। कैसे, देखो पुस्तक, तोड़ दो इसको, पुस्तक धन आल्य। जब आपने इसे तोड़ा तो कै में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ पर ए है ही, आ है। तो ए और आ मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, आ का। इसलिए यहाँ पर जो आया है ये पुस्तक का आल्य है। ये जो आ आया है ये इसी का ही उदाहरण है कि ये पुस्तक काल्य है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये हम पीछे भी देख चुके हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि आएगी, दीर्घ के बाद वो गुणाएंगे, उसके अंदर गुणाएंगे तो वृद्धि करेगी, वृद्धि कर देगी तो यण हो जाएगी, और यण होने के बाद में वो अयादि बन जाएगी। तो वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप इनको शुरुआत करते हैं। तो देखो दीर्घ स्वर संधि क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि में देखो सजातीय वर्णों का मेल होगा। जहां दो सजातीय वर्णों का मेल होता है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब बात हजमती नहीं हो कुछ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि ए के साथ केवल ए ही आएगा, या फिर ए के साथ आ आएगा। ये दोनों सजातीय हैं, तो ये सजाती होते हैं। या फिर आ के साथ केवल आ ही आएगा, और ये भी कर सकते हैं कि आ के साथ प्लस ए ही आएगा। इनका इनका सबका जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलने वाला है, बड़ा ही निकलता है, आ ही आएगा। अर्थात दो सजातीय वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि ई है तो ई के साथ बड़ी ई भी लग सकती है, ई के साथ बड़ी ई के साथ छोटी ई भी लग सकती है, या दोनों ही बड़ी हो सकती हैं, और बड़ी ई के साथ छोटी ई भी लग सकती है। तो इनका जो अर्थ निकलेगा वो भी ई ही निकलेगा। और उसी तरीके से देखें तो ऊ प्लस ऊ, ऊधन ऊ बनाएंगे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ ले लो और छोटा ऊ ले लो, तो यहाँ भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या संधि बननी है, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल इतना है, ए और आ, ए को ले लो या आ को ले लो, दोनों सजातीय होते हैं। आ सॉरी ई, बड़ी ई और छोटी ई को ले लो, दोनों सजातीय होते हैं। ऊ को ले लो, बड़े ऊ को ले लो, दोनों सजातीय होते हैं। तो इस तरह प्रकार से जो हमारी जो दीर्घ स्वर संधि बनती है वो सजातीय वर्णों के मेल से बनती है। अर्थात जैसे ये ए और आ, ई ऊ, ये सब क्या है, ये सजातीय वर्णों की श्रेणी में आते हैं तीनों। तो जब दो स्वरों के मिलने से क्या हो जाता है कि एक ही घर में जाए। एक ही घर का मतलब ये इनका अपना घर है, ये इनका अपना घर है, और ये जो है ऊ वालों का ये इनका अपना घर है। तो वहां पर स्वर दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे अभी आपको बताया कि ए और आ मिलकर, या ए धन ए मिलकर बनाते हैं आ। और जब ई धन ई मिलेंगे तो यहाँ भी किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई का। ऐसा नहीं है कि जी आपने तो बड़ी ई लिखा ही नहीं, तो यहाँ भी आप मान सकते हैं कि ई, बड़ी ई बराबर बड़ी ई मिलकर ही भी बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। उसी प्रकार ऊ धन ऊ मिलकर भी बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। अब आप ये मत सोचना है जी छोटा बड़ा तो लिखा ही नहीं है, तो बड़ा आप लिख सकते हैं। बड़ा ऊ मिलकर भी इसका निर्माण बड़े ऊ का ही निर्माण करते हैं। और आ धन ए मिल जाए उल्टा भी कर लो, लेकिन होनी चाहिए सजाती, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आ बन जाएगा। ऐसे ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर आपका बड़ा ऊ का ही निर्माण करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखें यहाँ पर स्वार्थी, तो स्वार्थी का मतलब क्या होता है, स्व धन अर्थी। तो स्व और धन अर्थी, स्व में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, अर्थी में क्या छुपा हुआ है, ए। तो ये जो बनेगा आपका, ये आ बना देगा। अर्थात दोनों मिलकर आ का निर्माण कर देंगे। जैसे यहाँ पर ए धन ए मिलकर ही आ का निर्माण। जैसे मतानुसार, अर्थात मत के अनुसार, जैसे मत और अनुसार, इसमें से ए, तय में क्या छुपा हुआ है, ए, तो यहाँ से ए ले लिया। और अनुसार में क्या है, अनुसार अनुसार में क्या है, पहला वर्ड ए,
तो इन दोनों के मिलने से क्या बना, आ बनेगा। उसी तरीके से अतीब, अतीब में दोनों में क्या है, देखो यहाँ पर क्या है अतीब, अतीब जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है ई, यहाँ पर क्या है ई, तो दोनों को ई ई ले लो तो क्या बनेगा, ये आपका अतीब बन जाए। जैसे भानुदय, तो भानु धन उदय, तो भानु धन उदय दोनों छोटे छोटे हैं, तो जब दोनों छोटे छोटे बनेंगे तो दोनों छोटे मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, एक बड़े का, तो बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। अर्थात बड़ा ऊ ये होता है हमारा, और छोटा जो ऊ होता है वो ये वाला आपका छोटा ऊ कहलाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखे एक दो। लेकिन दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों को देखने के साथ साथ इनसे बात नहीं बनेगी, अभी हमें कुछ और भी उदाहरण देखने हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे धर्म धन अर्थ, जैसे आपसे कहते हैं धर्मार्थ, तो धर्मार्थ का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये आएगा। जैसे यहाँ पर क्या, मैं में क्या छुपा हुआ है, ए, और ए में, अर्थ में ए है ही, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। उसी प्रकार से अयावधि, तो अयावधि का मतलब क्या होगा, ये में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ भी क्या छुपा हुआ है, ए, तो क्या बन जाएंगे दोनों मिलकर, अया, आ मिल जाए। उसी प्रकार कुशासन को देखें तो कुशासन में से में क्या छुपा हुआ है, ए, और आ यहाँ पर है ही, तो ए धन आ मिलकर ही आ का निर्माण करेंगे। रत्नाकार, तो रतन धन आकार, तो न में ए और धन आ, तो दोनों रत्नाकार बनाएंगे आपका। उसी तरीके से विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, आ धन ए मिलकर आ का निर्माण करेंगे फिर से। ऐसे ही कदापि, तो कदा धन अपि, आ और ए मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, आ का निर्माण फिर से कर देंगे। उसी तरीके से विद्यालय, तो विद्या धन आल्य, तो विद्यालय में क्या होगा, आ और ए, आ दोनों मिलकर, आ और आ मिलकर ही आ का निर्माण कर देंगे। गदा घात, तो गदा घात का मतलब होता है गदा, आ यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से आप आ निकलेगा, तो क्या बनेगा, गदा घात। उसी प्रकार उत्तमांग, उत्तमांग को जब तोड़ेंगे तो उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग, तो मैं में क्या छुपा हुआ है, ए, और प्लस ए दोनों मिलकर आ का निर्माण कर देंगे। जैसे ही धनार्थी, तो धनार्थी का मतलब क्या होगा, धन धन अर्थी, तो न में ए छुपा हुआ है और वहीं पर ए यही है, अर्थी में से ए ले लो, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपका आ का निकलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय, तो पुस्तकालय क्या होगा, पुस्तक धन आलय। अब आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से, देखो जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यूज कीजिए, और उन्हें दैनिक जीवन में भी यूज करने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही आप धर्मात्मा देखेंगे तो धर्म धन आत्मा, तो मैं में ए और आ, आत्मा में आ ले लो, तो आ और आ, ए और आ मिलकर आ का निर्माण करेंगे यहाँ पर। ऐसी मायाधीन, तो मायाधीन का मतलब माया अधीन, तो माया में क्या छुपा हुआ है, आ, और उसी तरीके से ए जो है अधीन में है ए, तो दोनों मिलकर आ का निर्माण कर देंगे। ऐसे ही आप विद्यु ना अनुराग, तो ये जो होगा ये अनुराग होगा, तो विद्यु विद्या अनुराग, तो विद्या धन अनुराग होगा, तो आ और धन ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का निर्माण फिर से कर देंगे। आत्मानंद, तो आत्मा धन आनंद, दोनों मिलाओ। ऐसी वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, तो आ धन आ मिलकर ही आ का निर्माण कर देंगे, तो वार्ता लाप हो जाएगा ये आपका। उसी प्रकार अतीब को जो लिखेंगे, इति धन ईव लिखेंगे। ऐसे ही आप मनिंदर को लिखेंगे तो मुनि धन इंदर लिखेंगे, तो यहाँ क्या है देखो ई, और यहाँ क्या है आपका ई, तो दोनों ई ई मिलकर दोनों बड़ी ई का निर्माण करेंगे। जैसे रजनीश, रजनी धन ईश, तो दोनों बड़ी ई मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई का निर्माण कर देंगे। ऐसे गुरु उपदेश, तो ऊ धन ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। ऐसे ही वधु उत्सव, तो वधु उत्सव का मतलब ये जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, वधु उत्सव, तो ये क्या होगा आपका ऊ धन ऊ मिलकर ही बड़े ऊ का निर्माण कर देंगे। वधु उल्लास, तो ऐसे यहाँ भी वधु धन उल्लास, ऊ धन ऊ मिलकर ही उल्लास का निर्माण करेंगे। ऐसे ही अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब अभि धन इष्ट, रविंदर रवि धन इंदर, महिष मही धन ईश। ऐसे ही भानु धन उदय, तो भानु उदय का मतलब क्या होगा, जब भानु उदय में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भानु उदय होगा। सरयूर्मी, सरयूर्मी का मतलब सरयू धन उर्मी, तो ऊ धन ऊ मिलकर भी बड़े ऊ का निर्माण कर देंगे। जैसे भूधर्म, तो भूधन उधर्म, तो ऊ और ऊ मिलकर ही बड़े ऊ का निर्माण यहाँ पर कर देंगे। इस प्रकार से जो हमने देखा वो हमारी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये सब के सब दीर्घ स्वर संधि के ही उदाहरण दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपका गुण स्वर संधि। तो अब गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में ये होता है कि यदि ए और आ के बाद में, मतलब ए और आ जो हमने देख रहे थे हम, जब सजातीय वर्णों का मेल हो रहा था तो दीर्घ स्वर संधि कहला रही थी वो। लेकिन अब क्या होगा, अब सजातीय वर्णों का मेल नहीं होगा। अब क्या होगा, ए और ए का, ए के बाद में यदि ई आ जाए, या बड़ी ई आ जाए, या ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, और रे ऋषि का आ जाए, स्वर आए, तो दोनों के मिलन से क्रम से, जब
जब ए और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, ऐसे ही ए और ओ मिलेंगे तो ओ बनेगा, ऐसे ही ओ उ और ऋषि का मिलेंगे तो आर बनेगा। अब देखो ये बात समझ में नहीं आएगी तो मैं अभी आपको इसे क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आगे चलते ही, थोड़ा सा वेट करिए जरा। शब्द के बीच में एक मात्रा। अब देखो यहाँ से इसे आप पहचानेंगे कैसे, कैसे पकड़ेंगे सवाल को? कि सवाल को पकड़ने का मतलब ये होगा कि जब भी शब्द के बीच में एक मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, जैसे ए वाली मात्रा, या ओ की मात्रा आ जाए, इस तरह के ओ की मात्रा आ जाए, तो इन दोनों के जो बीच में जो ए और ओ की मात्रा आएगी, तो उसमें भी क्या होगा आपका, उसमें आपकी उसमें आपकी गुण स्वर संधि होगी। ठीक, जहां दो वर्णों के मेल से ए ओ अर वर्ण बने हैं, वहां पर आपकी गुण स्वर संधि होती है, अर्थात एक परिवार से पड़ोस में जाएगा। जब देखो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, जब अपने परिवार से निकलेगा तो दूर पड़ोस में जाएगा वो, और जब पड़ोस में जाएगा तो वहां से पड़ोस के गुण लेकर आएगा, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, उसे गुण स्वर संधि बोल देते हैं। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जब बच्चा परिवार में होता है, ऐसा समझ लो, बच्चा जब परिवार में है तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि वो अपने ही जैसे गुण, जैसे परिवार में है सब, ऐसे ही गुण लेगा। जैसे परिवार में कौन कौन होते हैं भाई, जब हम इनका परिवार देखें तो ए भी आएगा आपका परिवार में, और आएगा, तो ये इनका एक परिवार, ई और बड़ी ई का एक परिवार, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा दूसरे में जाना, पड़ोस में जाना शुरू कर देता है, तो वहां पर वो गुण लेकर आएगा, और इसीलिए क्या होगा, ए के साथ ए का भी मिलन होगा, ए के साथ ई का भी मिलन होगा, ए के साथ ऋषि का भी मिलन होगा। तो वहां पर क्या होगी, वहां पर सब गुण स्वर संधि ही होंगी। नेक्स्ट, अब देखो ये ए के साथ में किसका मिलन होगा, जैसे आप देखते हैं ए के साथ में ई का मिलन हो जाए, जैसे ए के साथ ई मिलेगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ऐसे ही ए के साथ, या देखो ध्यान रखना, आ के साथ भी ई मिल सकती है आपकी, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और ए के साथ में आपकी ऊ मिल जाए तो ओ बन जाएगा, ए के साथ में ओ बन जाए तो ओ भी ऊ बन जाएगा, और ए के साथ में रे ऋषि बन जाए तो अर बन जाएगा। पहचानने के लिए क्या है, देखो पहचान कैसे करेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं नरेंद्र में बताओ कौन सी संधि, तो नरेंद्र में देखो मात्रा क्या लगी हुई है, सिंगल मात्रा, तो समझ जाना कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो नरेंद्र में जब जब सिंगल मात्रा लगी हुई है तो नर, जो नर धन इंद्र पर तोड़ेंगे, तो नर, नर में रे में क्या छुपा हुआ है, ए। उसी तरीके से यहाँ क्या है, ई। अब देखो पड़ोस का हिसाब किताब बना, तो ये क्या बनेगा, ए धन ई मिलकर ए बनाएंगे, इसलिए ए धन ई मिलकर ए का निर्माण कर देते हैं। जैसे अब आप देखो सत्येंद्र, तो इसे क्या लिखेंगे, सत्य धन इंद्र। तो सत्येंद्र का मतलब सत्य धन इंद्र, ये में क्या छुपा हुआ है, और यहाँ पर ई है, तो ये क्या दोनों मिलकर क्या बना देंगे, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर ए का निर्माण कर देंगे, तो सत्येंद्र हो जाएगा। जैसे देवर्षि, तो देव धन ऋषि, तो ए और रे ऋषि का, और जब ए और रे ऋषि का मिले हुए हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऋषि अर का निर्माण करेंगे, तो इसलिए बोलते हैं देवारसी। तो इस तरीके से हमारा जो मिलन होगा गुण स्वर संधि में, वो इस तरीके से होगा। ध्यान रखना है कि ए के बाद में कोई भी या तो ई आ जाए, छोटी ई आ जाए, या आपकी बड़ी ई आ जाए, या आपकी इसे ए के साथ आ भी ले लो इसमें, क्योंकि दोनों में से कुछ ही हो सकता है, ई के साथ में ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, या रे ऋषि का आ जाए। बस यही आपको ध्यान रखना है, ए और आ के बाद में इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई एक आ जाए, तो समझ जाना कि वहां पर क्या बनेगा, गुण स्वर संधि बनने वाली है। और पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि एक ही मात्रा आएगी बीच में, जैसे नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, सब में क्या है, दीर्घ स्वर, सॉरी, गुण स्वर संधि के उदाहरण होंगे ये। और यदि ओ की मात्रा आ जाए, जैसे मैं आपसे कह दूं मनोज, तो मनोज में कौन सी मात्रा होगी, जैसे मनोज, तो मनोज में जो संधि होगी वो गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि बीच में ओ की मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को देख सकते हैं। अब जरा गुण स्वर संधि के उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे नरेंद्र, तो नरेंद्र को जब आप संधि विच्छेद पे लेंगे तो क्या होगा, नर धन इंद्र, तो रे में ए छुपा हुआ है, और ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो दोनों के मिलेंगे, बनाकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो जब ए बनाएंगे तो ये हो जाएगा नरेंद्र। ऐसे ही परमेश्वर, तो परमेश्वर में परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, इस प्रकार से परम धन ईश्वर का मतलब परमेश्वर, एक ही मात्रा यहाँ भी है। ऐसे ही देखो नरेश में एक ही मात्रा है तो नर धन ईश बनेगा। उसी प्रकार महेंद्र में एक ही मात्रा है तो महाधन इंद्र बनेगा। संधि विच्छेद जरूर ध्यान रखना कि जब तक विच्छेद नहीं कर पाएंगे, जब तक आंसर देना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये सवाल में ये नहीं पूछता कि बताओ महेंद्र में कौन सी संधि है, वो ये सवाल पूछेगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा ओल्ड हो गया। लेकिन वो कभी कभी क्या करा देता है, ये कभी कभी कह देता है कि महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद भी आपको आना चाहिए।
तो महाधन इंद्र। ऐसे ही सूर्योदय, ओ की मात्रा आई, तो ओ की मात्रा आई तो आप समझ जाना कि गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा, इसलिए क्या होगा, सूर्य धन उदय। पुष्पेंद्र, तो पुष्पेंद्र में संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि, तो इसलिए पुष्प धन इंद्र। ऐसे ही स्वेच्छा, तो स्वे धन इच्छा, तो स्वेच्छा एक ही मात्रा आई, तो एक ही मात्रा आई तो किसका मतलब, गुण स्वर संधि का ये उदाहरण होगा। उसी प्रकार दिनेश को देखो, एक ही मात्रा है तो दिन धन ईस, गुण स्वर संधि का उदाहरण। रमेश, रमा धन ईस तो रमेश। लंकेश, लंकेश में भी एक ही मात्रा है इसलिए लंका धन ईस। तो इस प्रकार से हमारा ये गुण स्वर संधि हो जाता है। इसमें देखो एग्जाम्पल अभी और भी है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे रोगोपचार, रोगोपचार का मतलब रोग धन उपचार, देखो ओ की मात्रा आई गुण स्वर संधि, ओ की मात्रा आई गुण स्वर संधि। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि संधि विच्छेद जरूर देख लेना इनके। हितोपदेश में हित धन उपदेश, ऐसे ही ओ। ऐसे ही गंगोर्मी, गंगोर्मी में क्या बीच में ओ की मात्रा तो इसलिए गंगोर्मी। ऐसे एक ही मात्रा है तो गुडाकेश। ऐसे राकेश, राकेश में एक ही मात्रा है तो राका धन ईस। ऐसे ही नवोड़ा, नवोड़ा में ओ की मात्रा है तो गुण स्वर संधि नवोड़ा। समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी में क्या है, देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो ये भी क्या है आपका, गुण स्वर संधि। ऐसे ही महोष्मा, महोष्मा का मतलब महाधन ऊष्मा, और जब महाधन ऊष्मा बनेगा तो ये ओ की फिर से मात्रा लेकर आए तो गुण स्वर संधि का उदाहरण। इसी तरह से महर्षि, तो यहाँ पर क्या आएगा, है धन ऋषि का मिलेगा, तो रह धन ऋषि का मिलेगा तो अर बनाएगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, महर्षि। वीरोचित, वीर धन उचित। सर्वोदय, सर्वधन उदय। तो इस प्रकार से हमारी जो है गुण स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी वृद्धि, क्योंकि जब कोई वस्तु दीर्घ हुई, दीर्घ के बाद में वो गुण आ गए उसमें, और जब गुण आ गए तो वो वृद्धि करेगी, और वृद्धि करेगी तो किस तरीके से वृद्धि करेगी ये देख लेते हैं। तो देखो, जब ए और ए आ जाए या आ जाए के बाद में ए आए या ए आए, मतलब छोटा ए आ जाए या बड़ा ए आए, तो दोनों के मिलने से ए हो जाता है, अर्थात बड़ा ए, ये बड़े की मात्रा लग जाती है। तथा ए या आ के पश्चात ओ आ जाए या ओ आ जाए, छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ये आपका बड़ा ओ हो जाता है, इस तरीके से। जैसे आप देखते हैं ना औरत, तो उसमें भी क्या लगता है, बड़ा ओ, ये वाला। इस तरीके से ये जो बड़ा ओ है, इस तरीके की कंडीशन बनाएगा। अब देखो ध्यान कैसे रखोगे, ध्यान इसे ऐसे रखेंगे, देखो अब क्या हुआ, पड़ोस से नहीं, अब वो क्या कर रहा है, बाहर ही घूमने जा रहा है, पड़ोस में नहीं जा रहा बच्चा। और जब बच्चा पड़ोस में नहीं जा रहा, जब बाहर जा रहा है, तो वो वृद्धि करके आएगा और भी नई नई गुण लेकर आएगा। इसका मतलब जो ए और आ के बाद में कोई ए आ जाए, छोटा ए आ जाए या बड़ा ए, छोटा ओ आ जाए या बड़ा ओ आ जाए, तो दोनों में क्या होगा, वहां पर वृद्धि करेंगे। और जब वृद्धि संधि के मेल से क्या होगा, बड़ा ही बनेगा। और जब बड़ा होगा, देखो जिनमें भी जैसे आप देखते हैं ना, मधोज, सदैव, और भी आप बहुत सारे जिनमें भी बीच में ए की मात्रा आ जाए या बीच में ओ की मात्रा, डबल ओ की मात्रा आ जाए, तो समझ जाना कि वो सब के सब किसके उदाहरण होंगे, वो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण होंगे। क्योंकि ये पहचानने वाली बात होती है, और इन्हीं चीजों को लेकर हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन देख लेंगे एकदम, इन्हीं सब चीजों को बनाते हुए। ठीक, तो इसमें देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ए के बाद कोई ए आ जाए तो ए बनेगा आपका। ए के बाद बड़ा ए आ जाए तो भी ए बनेगा। ए के बाद ओ आ जाए, बड़ा ओ आ जाए तो भी बड़ा बड़ा ही ओ बनेगा। और ए के बाद ओ आ जाए तो भी बड़ा ही ओ बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, बड़े दो को दो मात्राएं लग रही हैं, तो समझ जाना कि वृद्धि कर गया वो। और वृद्धि कर गया तो किससे वृद्धि कर गया, गुण से वृद्धि कर गया। और जब गुण से वृद्धि कर गया तो उसमें डबल मात्राएं लगेंगी, क्योंकि गुण स्वर संधि में सिंगल मात्राएं लग रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर डबल मात्राएं लगेंगी। इसलिए यहाँ पर जो होगा वो होगा, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव लगाएंगे, क्योंकि आ आएगा यहाँ पर और ए आएगा, आ और ए मिलकर ही ए का निर्माण करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। तो मदहोज, महाधन ओज लिखेंगे, तो महाधन ओज में कौन सी संधि होगी, महाधन ओज में भी आपकी वृद्धि स्वर संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से, एक एक बीच में कौन सी है, क्या मात्रा है, डबल की, तो डबल की मात्रा है तो ये किसका उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऐसे देखो धनेषणा, धनेषणा में बीच में है तो धन धन एषणा। ऐसे ही विचारिक्य, विचारिक्य में विचार धन एक। ऐसे ही लोकेशणा, लोकेशणा में लोक धन एषणा। तथेव, तो तथेव में भी देखो बीच में एक मान दो डबल मात्रा तो तथा धन एव। उसी प्रकार से वितेषणा, तो वितेषणा में क्या हो जाएगा, वित धन एषणा। मतेक्य, और मतेक्य में क्या होगा, मत धन एक, तो ये इसमें बीच में बड़े एक की मात्रा। इसी भवैक्य देखो, भवैक्य में बड़े एक की मात्रा तो भाव धन एक होगा। सदैव, सदैव को हम देख चुके हैं, सदा धन एव। और महेश्वरीय है तो महेश्वरी का मतलब महाधन ऐश्वर्य है। उसी प्रकार से देखेंगे जलोद, देखो बड़े ओ की मात्रा है तो इसलिए जलोद, जल धन ओद। उसी प्रकार परमोज, परमोज का मतलब परम धन ओज।
महोजस्वी, तो महोजस्वी का मतलब महाधन ओजस्वी। जैसे बिंबोष्टी या बिंबोष्टी भी कह देते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा, बिंब धन ओष्ठ। इस प्रकार से हमारी जो है दीर्घ स्वर संधि है, ओ सॉरी, वृद्धि स्वर संधि है, वो हमारी इस प्रकार से होती है। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे वन औषधि, तो ओ की डबल ओ की मात्रा है, तो इसलिए क्या बनेगा, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऐसे ही दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, ये इसका अपवाद टाइप है, इसका ध्यान रखना आप। ये भी वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। जैसे महोज, तो महाधन ओज। ऐसे ही अधो रोष्ट, अधरोष्ट या अधोरोष्ट, तो दोनों में मिलाकर क्या बनेंगे, अधर धन ओष्ठ। तो इस प्रकार हमारी वृद्धि स्वर संधि का भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी यण संधि। तो यण स्वर संधि के जो उदाहरण होंगे या यण स्वर संधि कहती क्या है, देखो अभी तक हम किसको देख रहे थे भाई, अभी हम कैसे चले थे, ए या आ के साथ में कोई ई मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, ऋषि का मिल जाए, या फिर आ के बाद में या ए के बाद में क्या आ जाए, कोई ए आ जाए, या बड़ा ए आ जाए, या ओ आ जाए, या फिर बड़ा ओ आ जाए, ये आ रहे थे। लेकिन ये हो क्या रहा था, लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, जैसे ए आ ई चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो इन्हें उल्टा कर दिया। देखो यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। अब देखो इनके बाद कोई भिन्न स्वर बचा क्या, इनके बाद भिन्न स्वर क्या बचा, ए बचा, आ बचा, और उसके साथ साथ क्या बचा आपका, ए बचा। नहीं, भिन्न स्वर इसी को ले लेना, तो ये यदि आ जाते हैं, हाँ ए भी आ जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा वो धीरे धीरे किस में बदलेगा, जैसे यदि इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का तो यह हो जाता है। यदि भिन्न स्वर ई और ई आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ए और ई का तो यह हो जाता है। यदि उ और उ आते हैं तो उनका वह हो जाता है, तथा रै ऋषि का आता है तो रै हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। जब दो स्वर बनते हैं तो इनसे क्या होगा, वी, वा, यू, इस तरीके से वा रै की ध्वनि निकलती है। जैसे कोई भी असमान असमान स्वर आ जाए ई और ई के बाद में, असमान स्वर आपका ए भी आ सकता है, आपका आ भी आ सकता है, और आपका ए भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बड़ा ए भी। तो ए और ई मिलकर ये बनाएंगे, कोई भी असमान स्वर आए। ऊ और ऊ मिलकर असमान स्वर आए तो वह बनाएंगे, कोई भी आ जाए। ऐसे ही रे ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए, आ ए आ जाए, तो वो भी रे बनाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो यण संधि है, ये आप ध्यान रखना, यण संधि जो है ये अपोजिट है इसकी, गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि की अपोजिट दिखाई देगी आपको ये। और बीच में ये आएगा, इसको पहचानेंगे कैसे, बीच में कहीं भी ये आएगा, वे आएगा, उसके उसके रे आएगा, तो उसके आधार पर आप इसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं आपसे प्रत्येक। अब जब प्रत्येक को तोड़ेंगे तो प्रति धन एक बनाएंगे इसको। प्रति यहाँ पर क्या है ई, और यहाँ पर क्या है ए। ई और ए के बाद में ए आ जाए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये बीच में आ गया तो इसलिए क्या बनाएगा, ये प्रत्येक बनाएगा। उसी तरीके से देखें स्वच्छ। और एक चीज और भी है देखने वाली, कि बीच में जो व्यंजन बनेगा, बीच में वो आधा व्यंजन लेकर आएगा हमेशा। और जब बीच में आधा व्यंजन लेकर आएगा, तो ये कंडीशन कहीं कहीं जो आपकी अयादी संधि है वहां भी फिट हो जाती है, लेकिन वहां पर आप ध्यान न देना इतना। लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्रेशन जो आएगा वो आपका यण स्वर संधि के साथ आएगा। तो स्वच्छ में जो सु धन अच तो उ धन ए बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, उधन एच, तो स्वच्छ बनेगा आपका। तो इस प्रकार से आपका स्वच्छ निकल गया। नेक्स्ट है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यद्यपि। देखो ये आ रहा है बीच में, यद धन पी, तो यदि ई धन ए मिलकर बनेंगे क्या, ये बनाएंगे। ऐसे अत्यधिक, ये आ रहा है, और ये से पहले क्या आ रहा है आपका, आधा वर्ण आ रहा है। तो आधा वर्ण हमेशा मिलेगा आपको इसमें, ज्यादातर। ज्यादातर का मतलब ये मान लो कि 99% संधियों में यदि बीच में आधा वर्ण आ रहा है या आधा व्यंजन आ रहा है, तो समझ जाना कि वो जो होगा वो यण का उदाहरण होने वाला है। जैसे देखो यण में क्या होता है, यण का पहला वर्ड भी कैसा है, वर्ण कैसा है, ये। तो ये भी क्या है, बीच में ये लेकर आएगा, ये लेकर आएगा या वह लेकर आएगा, बस ज्यादातर यही लेकर चलेगा वो। अब देखो यहाँ पर इत धन यादि, तो इति धन आदि, तो ये देखो ये से पहले आदत है बना, तो इत्यादि। इसी तरह से सख्यागमन, सख्यागमन, तो सख्यागमन का मतलब सखी आगमन, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे प्रत्युत्कार, प्रत्युत्कार में क्या होगा, प्रति धन उपकार होगा। प्रत्येक में जरा प्रति धन एक बनेगा। उसी प्रकार से वाणियोच्युत, वाणी योचित, तो वाणियोचित में जो होगा वाणी धन औचित्य होगा। यहाँ पर क्या है ई,
और यहाँ पर क्या है ओ, और ई धन ओ मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, य का निर्माण करेंगे। ऐसे ही अत्यल्प, देखो य से पहले क्या है, आदल है, आदत है, तो इसलिए अत्यल्प। ऐसे ही देव्य अर्पण, तो देव्य अर्पण में भी क्या होगा, देवी धन अर्पण, य से पहले आदव है। अत्याचार, य से पहले आदत है, तो इसलिए अतिधन आचार। अत्युत्तम, उसी प्रकार अति धन उत्तम। उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब ऊपरी धन युक्त। त्योज, अत्योज का मतलब अति धन ओज, और स्वल्प का मतलब स्वधन अल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो अयादी स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा। अयादी स्वर संधि जो होती है वो वृद्धि स्वर संधि की उल्टी होती है, अपोजिट होती है वृद्धि स्वर संधि की। जबकि यण किसकी थी, यण थी आपकी गुण स्वर संधि की उल्टी। तो देखो यदि ए, अब देखो ए ओ स्वर के बाद या स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, तो ए का तो ए हो जाता है, और बड़े ए का आय हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है, और ओ बड़ा ओ है जो उसका आव हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से, शब्दों के आरंभ में क्या आता है, ए, आय, अब, आव, आव होता है। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है ज्यादातर। 90% केसेस में जो शब्द बनेगा वो तीन वर्णों से मिलकर बनेगा। कैसे, जैसे नयन, चयन, गायन। अब आप ध्यान करो थोड़ा सा, यण संधि में भी यह आ रहा था बीच में, लेकिन यण संधि में क्या था, यण संधि में यह से पहले कोई आधा वर्ण जरूर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। आधा वर्ण यहाँ पर नहीं मिलेगा अयादी संधि में, इसलिए इसको आप यहाँ से पहचान सकते हैं। और ये भी पहचान सकते हैं, देखो अयादी संधि में कितने वर्ण हैं, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक दो तीन। इसमें भी क्या है, तीन वर्णों के मेल से जो बनेगा वही आपकी अयादी संधि कहलाएगी। तो इस तरीके से भी देखो, याद करने की थोड़ी ट्रिक पढ़ा करो, लेकिन ट्रिक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप एग्जाम में इसे भूल जाओ। ट्रिक ऐसी हो जो आपको सारगर्भित हो और हमेशा एक लाभ देते, हमेशा एक लाभ देने लायक ट्रिक हो। तो आप ट्रिक ऐसी बनाएं। तो देखेंगे, देखो जैसे नयन है, चयन है, गायन है, नायक है, नायिका है, गायिका है, पवन है, हवन है, पवित्र है, भवन है, श्रवण है, पावन है, शावक है, धावक है, सावन है, धाविका है। इसका मतलब देखो बीच में एक तो तीन वर्ण, देखो तो वर्ण तो टोटल तीन होंगे, बीच में ये आएगा, वे आएगा। इस तरह के वर्ण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारी अयादी संधि हो जाएगी, और अयादी संधि को ध्यान रखना है कि ये वृद्धि स्वर संधि का अपोजिट होती है। नेक्स्ट है, अब देखो कैसे ए और ए मिलकर ए बनाते हैं, ए धन ए मिलकर आय बनाते हैं। उसी प्रकार ओ धन ई मिलकर अभी बनाते हैं। ऐसे ही ओ धन ऊ मिलकर अभी बनाते हैं। ओ धन ऊ मिलकर ही आपका आव बनाते हैं, और ओ धन ई मिलकर ही आपकी आवी बनाते हैं। ओ धन ऊ मिलकर आवू बनाएंगे। और उसी तरीके से गायन में क्या होगा, देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। गायन का मतलब होता है गायन का गे धन अन, तो बीच में क्या है, बड़े एक की मात्रा, तो गे धन अन से क्या बनेगा आपका गायन। उसी तरह से ए और ए मिलकर आय का आय बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, या आय, ये वाला आय। ऐसी पवित्र, ओ धन इत्र, ओ ई मिलकर क्या बनाएंगे, इत्र बनाएंगे। पब में वी बनाएंगे आपकी अभी। वैसे ही भावुक, भावुक में भो धन उक, तो ये क्या होगा आपका भावुक। ओ धन उक आबू। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जैसे सायन, देखो तीन वर्ड है, पता लग गई अयादी संधि है, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, से धन अन से तोड़ेंगे, से धन अन। ऐसे चे धन अन, नायक का ने धन अक, भवन का भो धन अन, ऐसे श्रवण का श्रो धन अन, ऐसे ही पावक का पो धन अक, भाव का भो धन उक, विधायक का विधेय धन अक, ऐसे ही नयन का ने धन अन, नयन ये आपका नैन है, ने धन एन, तो ने धन है, नयन हो जाएगा। ऐसे ही गायक का गे धन आयक, गे धन अक, तो गे धन अक का मतलब गायक। ऐसे ही पवन का पो धन अन, हवन हो धन अन, पावन का पो धन अन, नाविक का नो धन इक, ऐसे विनायक का विनय धन इक। इस तरीके से यहाँ पर मैंने तो क्या बताया था, 90% केसेस में तीन ही वर्ड बीच में मिलेंगे। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, 20 एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन केवल और केवल क्या हुआ, केवल और केवल दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें आपको चार वर्ड देखने को मिले, जैसे विनायक, ऐसे विनायक, तो सॉरी विधायक, ये आपके इस तरह से। तो 90% केसेस में आपका काम चल जाता है, लेकिन यदि आपका वर्ड ज्यादा मिल रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए और फिर देखिए बनाकर, आराम से बन जाएगा, आपका हर काम आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब तो देखो ये तो होगी हमारी क्या, स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर आकर। अब देखते हैं हम अपनी विसर्ग संधि को। देखो बाकी जो है ये ध्यान रखना कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
जो एम आई है वो आपकी स्वर संधि ही है, स्वर संधि ही एम आई होगी, अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। हालांकि ये भी सब इंपोर्टेंट है, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मैं आपसे कह दूं कि विसर्ग संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि में किसको प्रेफरेंस देंगे आप, तो आप ध्यान रखना कि आप स्वर संधि को ही प्रेफरेंस देंगे। सबसे ज्यादा सवाल जो बनते हैं, ये मान लेना कि 75% सवाल जो बनते हैं वो स्वर संधि के ही बनते हैं। बाकी 25% में विसर्ग और व्यंजन दोनों लग जाती हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको और हम किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। विसर्ग क्या होते हैं, देखो विसर्ग होते हैं ये वाला विसर्ग होता है। तो विसर्ग का विसर्ग चिन्ह में परिवर्तन होना, जैसे प्रातः काल, देखो ये जो टू डॉट लगे हुए हैं ना, यही विसर्ग का है। जहां भी टू डॉट लगा हुआ मिल जाए वर्ड में या शब्द में, किसी भी शब्द में टू डॉट लगा हुआ मिल जाए, तो समझ जाना कि वो किसकी संधि है, किसका उदाहरण है। वो विसर्ग स्वर विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे पुनः आगमन, जैसे मैं आपसे और कह दूं दुख, दुख ये आपका, तो दोनों में क्या है, दोनों के बीच में द और ख के बीच में क्या है, विसर्ग संधि लगी हुई है, तो दुख आपका ये होगा। वैसे ही अब देखो कुछ इसके नियम हैं, तो नियम से हम आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे रह, आधा रह का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे निर्धन। इसे कैसे लिखेंगे, निर्धन, निर्धन, इस तरीके से लिखेंगे निधन। ऐसे ही निर्विरोध, तो निर्धन विरोध, निर्धन विरोध, तो इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे दुर्गम है आपका, ऐसी दुर्दिन है आपका, और ऐसी दुर्दिशा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी वर्ण में बीच में रे की मात्रा लगी हुई है ऊपर की तरफ, ये वाली रे की मात्रा लगी हुई है, तो समझ जाना कि वो किसके उदाहरण है, वो विसर्ग स्वर संधि के ही, वो विसर्ग संधि के ही उदाहरण होंगे। स का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है कभी कभी, जैसे निसंदेह, जैसे आप लिखेंगे ना यहाँ पर नि धन संदेह, तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, निसंदेह आएगा इसका रिजल्ट, निसंदेह। तो स का, आधे स का कभी कभी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे दुस्साहस। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, दु विसर्ग और धन साहस। और जब आप इसका संधि करोगे, इन दोनों को जोड़ कर रखोगे, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये दु और विसर्ग जो है ये आधे से में बदलेगा, तो आधा से ये और ये पूरा से है ये, तो दुस्साहस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कंडीशन बनती है। स का भी विसर्ग में परिवर्तन होता है, जैसे बड़ा स जो है, जैसे दुश्चिंत, या यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं दु धन चिंता, दुधन चिंता का मतलब हो जाएगा दुश्चिंता। ये जो विसर्ग है ये किस में बदलेगा, ऐसे बदलेगा, दु दुश्चिंता, इस तरीके से बदलेगा। क्योंकि तो मंगल फॉन्ट होता है ना, मंगल फॉन्ट में च जो होता है वो ये नीचे चला जाता है, इसी वजह से ये दुश्चिंता, ऐसे ये दुश्चरित्र, ऐसे ये निश्चय, और ये निश्चल हो जाएगा आपका। जैसे विसर्ग का स में भी परिवर्तन हो जाता है जी, विसर्ग का, जैसे ये जो आ रहा है स, षटकोण वाला स, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दुष्परिणाम परिणाम में देखेंगे, तो देखो यहाँ पर निष्काम, नी धन काम, तो जब नी का धन काम होगा, जब आप इसको संधि करेंगे इसकी, तो क्या होगे, निष्काम हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है आपका, तो ये आधे से में बदल जाएगा। इसका मतलब यदि कहीं बीच में आधा से आ जाए, से षटकोण वाला से आ जाए, तो समझ लेना कि वहां पर क्या है, विसर्ग संधि है। ऐसे ही देखो, यहाँ भी आधा से आ रहा है 66 कोण वाला, तो यहाँ भी विसर्ग संधि है। निधन फल, निष्फल। ऐसे ही दुधन परिणाम, तो दुधन परिणाम का मतलब दुष्परिणाम। और देखो जरा इसके कुछ, जैसे मन के विसर्ग का ओ में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, मन धन विज्ञान। इस प्रकार से संधि विच्छेद निकालेगा। जैसे मनोनुकूल, मन धन अनुकूल, इस प्रकार से बनेगा, जैसे मनोज। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्यों, क्योंकि इसमें देखो सिंगल मात्रा आ रही है, और जब सिंगल मात्रा हमने पीछे भी तो देखा था कि सिंगल मात्रा किस में आ रही थी, गुण स्वर संधि में भी। लेकिन कुछ चीजों का आप ध्यान रखना कि मनोज में भी क्या है, देखो मनोज में यहाँ पर अब आपको ऑप्शन में नहीं फंसेगा वो, यहाँ तो वो क्या कर देगा, या तो कुछ ऐसे दे देगा जैसे विसर्ग संधि, ये ऑप्शन दे देगा, फिर व्यंजन संधि, फिर आपसे कह देगा दीर्घ स्वर संधि, फिर यण संधि। आपको आंसर क्या देना देना होगा, देखो यहाँ पर गुण संधि तो है ही नहीं, और जब गुण संधि नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, किसका, विसर्ग का। इस तरीके से वो ऑप्शन देगा वहां पर। यश के विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे यशोदा, तो यश धन, तो जैसे ही आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यश धन दा बनेगा, तो यशोधा, तो ये जो है ये भी ओ में बदल जाता है। यशोधरा, तो यश, यश धन धरा, यश धन धरा का मतलब यश विसर्ग धन धरा, इस तरीके से बनेंगे, जैसे यशोमती, तो यश धन मति। इस प्रकार से भी संधि विच्छेद हम कर सकते हैं इसका। तप के विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे तपोवन,
तो तप का विसर्ग का जो तप के विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होगा? जो ये जो है तप आपका, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो विसर्ग है आपका ये ओ में बदलेगा। कैसे? तपोवन। इस तरीके से तपोवन। ऐसे ही तपे धन, तो ये क्या हो जाएगा? तपोधन। ऐसे ही आप देखेंगे तपोरथ। तपोरथ का मतलब तपे धन रथ, तो जो ओ है, ये जो विसर्ग है ये ओ में बदलेगा फिर से, तो इस प्रकार से तपोरथ बन जाएगा आपका। ऐसे ही तपोगामी, तो तपोगामी में तपे धन गामी, इस तरीके से बनाएंगे आप। अध विसर्ग का ओ में भी परिवर्तन हो जाता है। अध विसर्ग का मतलब कैसे? जैसे अध धन उन्नति, जैसे अधोन्नति। अधोच्या यहाँ पर क्या है? अध धन उन्नति, अधोन्नति। तो अधय धन उन्नति से भी बन जाता है। जैसे नीरज निधन रज से भी बन जाता है। ऐसे नीरव निधन रव से भी बन जाता है। ऐसे निरोग निधन रोग, तो ये जो बनेगा निधन रोग से बनेगा। इस प्रकार से हमारी जो है विसर्ग संधि भी आपकी पूरी हो जाती है। अब जरा बढ़ते हैं आगे व्यंजन संधि के रूप में। तो व्यंजन संधि के रूप में हम देखो क्या देखते हैं, व्यंजन संधि कैसी होती है। तो व्यंजन संधि जब व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, से जो आने पर जो विकार या परिवर्तन आता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि यदि व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आता है तो किस क्या बनेगी? वो भी व्यंजन संधि ही बनेगी। यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो भी क्या बनेगी? वो व्यंजन संधि ही बनेगी। ये आप ध्यान रखना बस। और इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा। बाकी आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि व्यंजन संधि वह संधि होती है जिसमें व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आ जाए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए। स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसी को ही हम व्यंजन संधि कहेंगे। बस खत्म कहानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वागीस, तो वागीस का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसे बोलेंगे वाक धन ईस। तो ये जो कै है, ये जो कै आया और ईस आया, देखो क्या आया, क्या है? क्या एक व्यंजन है, ई क्या है? एक स्वर है। तो व्यंजन और स्वर के मिलने से जो स्वर संधि बनेगी वो कौन सी संधि बनेगी? वो व्यंजन संधि ही बनेगी। इसलिए क्या हो जाएगा? कै जो है ये अपने के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कै, आप देखें कै, ख और ग, ये आपका पहला। अब देखो यहाँ पर आ गया अंतस्थ व्यंजन की कहानी। जो मैंने 25 व्यंजन बताए थे आपको अंतस्थ व्यंजन, तो कै ख ग, ये दो और ये तीन। तो कै जो किसमें बदल गया? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वही हमें यहाँ पर आगे देखना है। जैसे देखो, इसे देखो, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? आपका व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ पर संधि के व्यंजन संधि के कुछ नियम है। तो वर्ग के जब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो किसी क्या होगा? किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, ये 11 वर्ण होने पर वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी आपको दिखाया मैंने, क्या है? क्या है ग, ये हमारे तीन, एक दो तीन। तो यहाँ क्या है? दिग्गज। ये जो ग जो बनना है, आधा ग जो बनना है, ये किस में बदलेगा? ये ऐसे देखो, जब आपने इसको संधि विच्छेद कर दिया तो क्या बना? दिक धन गज। तो ये जो क है अपने ही वर्ण के किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो इसलिए क्या बनेगा? ये तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो ये आधा ग बन जाएगा, इसलिए क्या बनेगा? दिग्गज। ऐसे ही दिक्कंत, तो ये क्या बनेगा? दिग धन अंत बनेगा। तो दिक धन अंत, क और ए मिलकर के क्या बनाएंगे? आधा ग बनाएंगे, इसलिए दिगंत बनेगा। ऐसे ही दिक धन ई, ए धन ई मिलकर भी क्या बनाएंगे? ई बनाएंगे, तो ये भी ग बनेगा। तो ये क्या बनेगा? दिग्विजय हो जाएगा। ऐसे ही वागीश, वागीश को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वाक धन ईश, तो वागीश बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और देखो जरा से डिटेल से। हाँ देखो, च का जय में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने आपको पूरा लिस्ट दिखाई हुई है। जैसे ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर होगा, जब पहले वर्ण का जो परिवर्तन होगा वो अपने तीसरे में होगा, अर्थात इसका मतलब ये है कि क आता है बीच में तो वो बदल जाता है ग में। यदि च आता है तो बदल जाता है ज में। अब ये ध्यान रखना कि यदि आपने अंतस्थ व्यंजन नहीं पढ़े हैं वर्णमाला में, तो वर्णमाला का यूनिट नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, 3 पार्टों में है। मतलब 3 पार्टों में वो ऐसा है कि पहले तो आपको वर्णमाला का पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया पूरा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस कराइए 2 प्रैक्टिस सेटों के रूप में। दो दो वीडियो जो है वो प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस बाद में कर लेना, पहले आप वर्णमाला का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना। तभी आपको ये पता लगेगा कि अंतस्थ व्यंजन कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल बताया, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला का टॉपिक नहीं है। यदि हम वर्णमाला में इलझ गए
तो हमारी संधि छूट जाएगी। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से हमें क्या करना है कि केवल मोटा सा आंकड़ा लेना है। इसी तरीके से देखो, टे जो बदलेगा वो डे में बदलेगा, पे जो बदलेगा वो दे में बदलेगा, और उसी तरह से पे जो बदलेगा वो आपका बे में बदलेगा। जैसे जैसे जय का जय में बदला तो अच धन अंत, तो क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। वो चय जो था, ये चय जो था अपने जय में बदल गया। उसी प्रकार टे का डे हो जाता है। जैसे देखो, टे है यहाँ तो डे हो जाएगा इसका। तो टे का डे होगा तो जैसे आप देखते हैं सटानन, जैसे सट धन आनंद, तो इसलिए क्या बनेगा, तो सटानन बनेगा आपका। उसी तरीके से रेट सट धन रिपु तो सड रिपु हो जाएगा। तो उसी तरह टे किस में बदल जाएगा, डे में। तो ये आपका टे जो है ये डे में बदल जाएगा। यदि कहीं ते आ जाता है बीच में तो वो दे में बदल जाता है। ऐसे ही पे आ जाता है बीच में तो वो आपका बे में बदल जाता है। और देखो जैसे एग्जाम्पल, अब देखो कुछ अगला नियम कहता है वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। कब होता है ये जरा देखो कैसे होगा। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं क आता है तो वो अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है, च आता है तो फिर से वो नियम में बदल जाता है, टे आता है तो आपका न में बदल जाता है, और ते आता है तो न में, और पे आता है तो आपका बे में बदलेगा। कैसे बदलेगा वो देखो, जैसे वार्ड में, तो वार्ड में को देखेंगे तो क्या बना, वाक धन में, ये जिसकी जो संधि विच्छेद होगी वो वाक धन में होगी। और जब वाक धन में होगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो क है ये अपने अंतिम वर्ण में बदलेगा, अर्थात पांचवें वर्ण में बदलेगा, तो तय बनेगा इसका। तय है उत धन मत, तय आ रहा है तो तय आपका यहाँ है। तय किस में बदलेगा, अंतिम वर्ण में। अंतिम वर्ण क्या है इसका, न। तो ये क्या हो जाएगा, उन्नमत। ऐसे ही जगत धन नाथ, तो तय आ रहा है, फिर से तय आ रहा है तो न में बदलेगा, और जब न में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ऐसे ही सत धन नारी तो ये हो जाएगा सन्नारी। ऐसे ही उत धन नैन तो उन्नयन हो जाएगा। सत धन मार्ग तो सन्मार्ग हो जाएगा, क्योंकि तय नय में बदल रहा है बार बार। और उत धन मेष तो ये क्या हो जाएगा आपका, उन्मेष में बदलेगा। उसी प्रकार सत धन मित्र तो सत धन मित्र तो सन मित्र में ये बदल जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ छोटे छोटे और नियम है, वो भी देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि पढ़ना तो देखो सभी कुछ है। क्योंकि यदि आपको हिंदी में 100% गेन करना है तो आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हिंदी का जो सिलेबस है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आप सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करके आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। और जो भी आपको देखते हैं जितने भी यूपी के पेपर होते हैं सब में हिंदी पूछी जाती है, चाहे आप ट्रिपल एससी का ले लो, यूपी ट्रिपल एससी का ले लो, और चाहे आप यूपी पीसीएल का ले लो, कुछ भी उठा लो, इनमें हिंदी बिल्कुल कॉमन है और कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कोई और ऑप्शन हो आपके पास। जैसे हम यूपी टेट में चूज कर लेते हैं या सी टेट में चूज कर लेते हैं, वहां पर तो हिंदी की जगह संस्कृत ले सकते हैं, संस्कृत की जगह हिंदी ले सकते हैं, या इंग्लिश की जगह संस्कृत ले सकते हैं। यहाँ पर नहीं है कोई भी ऑप्शन, ना तो यूपी पीसीएल में ना यूपी ट्रिपल एससी में। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। तो लेकिन सब कुछ भी वो पढ़ना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब देखो मैं आपको क्या किताब पढ़ा रहा हूँ, तो किताब में आपको किताब के अनुसार नहीं पढ़ना, आपको अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मान लो किसी एग्जाम में संधि का टॉपिक है ही नहीं, हालांकि बिना संधि के पेपर भी नहीं बनते, संधि होगी, लेकिन मान लिया जाए किसी पेपर में संधि है ही नहीं, तो आपको संधि बिल्कुल नहीं पढ़नी, क्योंकि आपको देखो ज्ञाता नहीं बनना, इसका मतलब विद्वान नहीं बनना। आपको केवल और केवल क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। ये आप ध्यान में रखते चलें हर बात को, कि केवल आप पढ़ जो रहे हैं वो एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं। और यदि आपको साहित्य विद्वान बनना है तो देखो, ना तो मैं ही साहित्य हूँ, ना तो मैं ही विद्वान हूँ, और ना ही आपको विद्वान बनाना चाहता। क्योंकि साहित्य और साहित्यकार और विद्वानों के कभी फार्म नहीं निकलते गवर्नमेंट जॉब में। तो इसलिए आपको साहित्यकार और विद्वान नहीं बनना, केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और ध्यान रखना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सिलेबस मस्ट है। आपके सामने आपके अपने टेबल पर सिलेबस होना चाहिए कि हमारे टॉपिक में, क्या हमारे सिलेबस में हिंदी का कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, तो उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है आपको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अगले को। यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो जब मैं के बाद कोई विश्वास बनना आएगा तो मैं का अनुस्वार या बाद में, बाद वाले वर्ण के पंचम अक्षर में वो बदल जाएगा। जैसे पीछे हमने देखा था ना पांचवा अक्षर, उसी तरीके से बदलेगा। जैसे मैं आ रहा है तो मैं जो है, मैं अहम, अहमकार, इसका अहम धनकार, तो ये क्या हो जाएगा, अ- अनुस्वार में बदल जाएगा। जो अंकी बिंदी होती है ना ये वाली, ये अनुस्वार कहलाती है, तो ये क्या हो जाएगा, अहंकार। और उसके बाद में किम धन चित, तो किम चित का मतलब जो हो जाएगा, मैं किस में बदलेगा, फिर से अनुस्वार में बदलेगा। ये जो बिंदी है तो ये हो जाएगा किंचित। ऐसे ही सम धन गम, तो सम धन गम का मतलब मैं के बाद क्या आएगा, अनुस्वार, अनुस्वार क्या आएगा, अंकी बिंदी, तो मैं हटेगा और संगम हो जाएगा, तो संगम। इस तरीके से आपका ये नियम भी पूरा हो जाता है।
नेक्स्ट है तय द के बाद ल रहे तो तय द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। कैसे? और देखो, जैसे वो कह रहा है तय के बाद ल रहे, तो तय के बाद ल है, जैसे उत धन लास, तो तय के बाद यदि ल रहे तो तय का ल हो जाता है, वो भी कैसा? आधा। तो ये क्या हो जाएगा? उल्लास। ऐसे ही न के बाद यदि ल रहे तो ये क्या हो जाएगा? महान लाभ। तो ये भी क्या हो जाएगा? न के बाद यदि ल है तो वो भी न जो है ये ल में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो न है आपका, इसका ल में परिवर्तन, न में ही ल में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे महालाभ। तो ये आपका महालाभ हो जाता है। ऐसे ही आपका एक दो नियम और बच रहे हैं, देखो। यदि वर्गों के अंतिम वर्ग को छोड़ शेष वर्णों के बाद है आए, तो है पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्वर्ण में हो जाता है परिवर्तन। जो चतुर्वर्ण हम पीछे देख चुके हैं, जैसे देखो, जो आपका ये था चतुर्वर्ण, तो चतुर्वर्ण में इसमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा वो देखो जरा। ये आपका जैसे उतधन हथ, तो उतधन हथ का मतलब तय जो बदलेगा वो किसमें बदलेगा? चतुर्धन में बदलेगा, तो ध हो जाएगा, तय का ध, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उद। ऐसे ही आप देखें उतधन हार, ऐसे ही तय किसमें बदलेगा? ध में, तो ये हो जाएगा उद्धार। ऐसे ही वाकधन हरि, तो वाकधन हरि का मतलब क्या हो जाएगा? वाग हरि, तो कै किसमें बदलेगा? चौथे वर्ण में, तो ये क्या हो जाएगा? गै। आपका इस तरीके से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से कंडीशन बनती है। और देखो, ह्रस्व स्वर के बाद छह हो, अब देखो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो यहाँ पर बताने का देखो टाइम नहीं है। आप वर्णमाला का टॉपिक पढ़ लीजिए पूरी तरीके से, वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद छह हो, तो छह के पहले च जुड़ जाता है। ह्रस्व स्वर के पहले यदि छह है, तो देखो यहाँ भी देखो छह है, ये आपका ह्रस्व स्वर, तो ये आपका ह्रस्व स्वर है, तो इसका मतलब क्या है? ई जो है ये एक ह्रस्व स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे पहले छह जुड़ जाएगा, वो भी आधा, तो ये हो जाएगा परिच्छेद। इन दोनों के बीच में जैसे साला धन छादन, तो साला धन छादन का मतलब क्या होगा? साला छादन, तो साला छादन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में देखो, ये आपकी जो संधि है, संधि वाला टॉपिक जो है आपका वो हो जाता है पूरा। अब इसकी देखो एक्सरसाइज रह जाती है, एक्सरसाइज को मैं कराऊंगा बाद में इसकी वो, जो अगला आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको एक्सरसाइज पूरी करा दी जाएगी। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहती हैं। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके साथ साथ। और यदि आपको कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई कमेंट करना है, तो आप कमेंट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं। और यदि आप ओपनली कमेंट नहीं करना चाहते, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल का लिंक दिया हुआ है। आप जो भी जैसी भी आपको परेशानी है, समाधान, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मेल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।